Good morning students, welcome once again in Eclave International online classes. In the previous video lecture we have done up to mirror formula. In the mirror formula we have done a relation between the focal length object distance and image distance. In this formula we have done 1f will be equal to 1 by v plus 1 by u. This is the mirror formula. इसके बेस पे आपको मैंने एग्जांपल्स करने के लिए कहा था. आई होप आपने कर लिए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेंड करिएगा. इसके रिगार्डिंग आपको बैक में क्वेश्चंस भी मिले होंगे, वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनमें भी तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंसीडर कर लूँगी. ठीक है. नेक्स्ट जो आज अपना टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैग्नीफिकेशन को और नेक्स्ट टॉपिक जो इसका रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर द मैग्नीफिकेशन. उसके बाद अपन लेंगे रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले मैग्नीफिकेशन की. देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैग्नीफिकेशन यानी कंपैरेटिव अपन किसी दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा. यानी मैग्नीफिकेशन अगर हो रहा है तो किस तरीके से होगा. तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की ही बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ का है और इमेज उसके रिगार्ड कितनी फॉर्म हो रही है. तो मैग्नीफिकेशन की जब अपन बात करते हैं तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट का है और आपकी जो इमेज बनी है विद द हेल्प ऑफ द मिरर्स वो कितने हाइट की बनी है. दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन. तो मैग्नीफिकेशन निकालते टाइम आपको क्या देखना होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू इमेज की हाइट को अपन क्या शो करते हैं एच डैश और ऑब्जेक्ट हाइट को अपन क्या शो करते हैं एच. तो ये आपका मैग्नीफिकेशन हो गया. मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है. क्यों नहीं होती उसका रीज़न आपको पता है. हाइट इमेज की ले रहे हो तो भी वो सेम यूनिट ही आएगी. यानी सेंटीमीटर ले लो चाहे मीटर ले लो तो ऑब्जेक्ट भी हाइट तो वही यूनिट मेंटेन करेगा जो कि ऊपर वाली थी. यानी सेंटीमीटर अगर लिया है नीचे भी सेंटीमीटर है तो कट हो जाएगी. मीटर अगर लिया है तो नीचे भी मीटर आएगी तो कट हो जाएगी. तो मैग्नीफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसके साथ कोई भी यूनिट आप नहीं लिखते हैं. जैसे कि किसी भी चीज़ को अपन बोलते हैं कि ये थिंग है, ये आर्टिकल है, इसकी इमेज 3 टाइम्स बन रही है. ऐसे थोड़ी बोलते हैं 3 मीटर बन रही है. नहीं, 3 टाइम्स मतलब कि वो 3 गुना हो गया या फिर 1.5 टाइम हो गया या फिर 2 टाइम हो गया. तो कोई भी यूनिट मैग्नीफिकेशन की नहीं होती है बिकॉज सिमिलर यूनिट्स आर कमिंग इन द फॉर्मूलाज अप एंड डाउन. यानी ऊपर भी वही यूनिट आ रही है और नीचे भी वही यूनिट आ रही है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है जिसकी वजह से मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है. कई बार क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन को अपन किसके साथ कोरिलेट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के साथ भी कोरिलेट करते हैं. तो अगर मिरर्स की बात की जाए स्फेरिकल मिरर्स की तो उन मिरर्स के अंदर या फिर प्लेन मिरर की भी बात कर सकते हैं. तो उसके अंदर अपन जब
क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैग्नीफिकेशन से कोरिलेट करते हैं, तो एक और फॉर्मूला आपके पास बन जाता है और वो कोरिलेशन आपके पास आता है, मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू, फर्स्ट तो ये है h डैश बाई h, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस की बात की जाए तो आपको v बाई यू लिखना पड़ेगा विथ दी माइनस सिंबल, यानी आपको जब ये डिस्टेंस दी गई होती है तो आप माइनस सिंबल के साथ ये मैग्नीफिकेशन शो कर सकते हैं। तो सेकेंड फार्मूला इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए हाइट नहीं दी हुई है और वो पूछ लेता है कि बताइए कि इमेज जो है वो कितनी गुना बनेगी, या इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कितना मैग्नीफिकेशन शो करेगा। तो आपको अगर डिस्टेंसेस दी हुई है तो उसकी हेल्प से भी आप मैग्नीफिकेशन को कंसीडर कर सकते हैं विदाउट हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। या फिर वो क्या पूछ लेता है, इमेज जैसे फोकल लेंथ निकलवा ली या फिर फोकल लेंथ दे दी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, फिर पूछ लिया कि बताइए इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसकी हाइट कितनी होगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना हाइट का लिया जाता है तो एक तरीके से रिलेशन आ गया इनमें और इसके अंदर, क्योंकि हाइट आपको ऑब्जेक्ट की दे दी और u पहले से आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा हुआ है। पहले ये निकाल लीजिए फोकल लेंथ की हेल्प से, क्योंकि फोकल लेंथ गिवन है, तो ये निकाल लीजिए और उसके बाद कोरिलेट करके हाइट ऑफ द इमेज भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करके वो 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे देगा या फिर 2 दे देगा, क्योंकि इसमें अगर 2 दे दी और एक फोकल लेंथ भी दे दी तो तीसरी वाली ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो। तो 2 वैल्यूज़ देकर या फिर 3 वैल्यूज़ देकर आप 4th वैल्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन जब कोरिलेट कर रहा है वैल्यूज़ के साथ, कौन सी डिस्टेंस वैल्यूज़ के साथ, तो उसके बेस पे अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन के सिंबल यूनिट तो है ही नहीं, तो सिंबल्स के अकॉर्डिंग, यानी पॉजिटिव सिंबल है उसके या फिर नेगेटिव सिंबल है, तो उसके रिगार्ड अपन क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन के थ्रू ये पता करते हैं कि ये जो मैग्नीफिकेशन के थ्रू इमेज बनी है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। कैसे पता करेंगे भाई, आपको पता है कि हाइट्स अगर दे रखी है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो हाइट जो कि अपन ने कार्टेशियन साइन मेथड किया था उसके अंदर अपन ने देखा था कि हाइट्स जो होती है उनके लिए भी पर्टिकुलर अपन क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें अपन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड ही होगा, ठीक है, और अपर साइड होगा तो उसकी हाइट जो कंसीडर की जाएगी वो किसकी तरफ होगी, प्लस वाई एक्सिस की तरफ, यानी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर इमेज की हाइट भी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपन क्या ले रहे हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ले रहे हैं अपन h डैश डिवाइडेड बाय h। तो अगर मान लीजिए आपका h डैश और h दोनों ही पॉजिटिव है तो आपका मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो अगर मान लीजिए कि h तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, क्योंकि h हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट होती है, और ऑब्जेक्ट हाइट है मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही पाई जाएगी, हमेशा ऊपर की तरफ पाई जाएगी, तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, मीन्स वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट विल बी इन पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो h हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, यानी वैल्यू चेंज किसकी होनी है, h डैश की। अगर मान लीजिए कि रियल इमेज बन रही है तो वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी मतलब नीचे की तरफ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ बनेगी, माइनस वाई एक्सिस, तो हाइट कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अगर h डैश आपकी नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आप मैग्नीफिकेशन को नेगेटिव लिखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं
कि बनने वाली जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वर्चुअल इमेज जब बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनेगी मीन्स अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बन रही है तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी भी वैल्यू, उसकी भी हाइट की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अगर आपके पास h भी पॉजिटिव है और h डैश भी पॉजिटिव आ रहा है, वो किस कंडीशन में आएगा, जब आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी हो, वर्चुअल हो। तो मैग्निफिकेशन भी, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव आ रहा है मीन्स इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन के आगे जो साइन लगा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उसको देखकर ही आप बता सकते हो कि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और क्वेश्चन अराइज होगा तो वैल्यूज डायरेक्टली दे दी जाएगी। नेचर पूछ लिया जाएगा इमेज का कि नेचर कैसी होगी इमेज की, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है देन इमेज विल बी रियल, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है देन इमेज विल बी वर्चुअल, बिकॉज h डैश विल बी पॉजिटिव, और h डैश अगर पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को बाय द सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन यू कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, पहले बात आप करें। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने जो जो कंसिडर किया है वो आपको पता ही है। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले अपन ने लॉज देखे थे रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन होता क्या है वो देखा था। उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देख लिया था, और रिफ्लेक्शन के बेस पे प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसके फीचर्स देख लिए थे। उसके बाद अपन ने बात करी थी स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर अपन ने देखा था कि जिसका सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, उसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। उसमें फिर टाइप्स आ गए थे कि इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्डली है या फिर आउटवर्ड है, यानी पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड है या आउटवर्ड है। उसके बेस पे अपन ने दो तरीके के मिरर्स पढ़े, स्फेरिकल, कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। फिर उसके टर्म्स के बारे में अपन ने बात करी, जैसे कि पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और साथ में अपन ने बात करी रेडियस की, सेंटर ऑफ रेडियस, और साथ में फोकल लेंथ की बात करी है। तो इसके बाद अपन ने फिर उनकी रे के थ्रू डायग्राम्स को या इमेज फॉर्मेशन को देखा है कि कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस किस तरीके से बनती है। तो उसकी रेज जो होती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर कहाँ से पास होती है। तो उसमें चार तरीके की रेज अपन ने देखी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली, फोकस से आने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली, और एक एंगल बनाते हुए पोल पर आने वाली। उसकी हेल्प से अपन ने बात कर ली किसकी, रे डायग्राम्स की, विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर एज वेल कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में अपन ने 6 पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन देखिए। पहला इन्फिनिटी पे, सेकंड बियॉन्ड द सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर एट द सी, फिर बिटवीन द सी एंड एफ, फिर एट द एफ और बिटवीन द पी एंड एफ। और उसके बाद जब कॉन्वेक्स मिरर की अपन ने बात करी तो उसमें अपन ने 2 पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम्स को फॉर्म किया। पहली पोजीशन वही इन्फिनिटी वाली, और सेकंड पोजीशन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पी, पोल के बीच में कहीं पे भी रख लीजिए, क्योंकि सबके लिए एक ही जैसे फीचर के इमेज का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है वो आपको पता है, बिहाइंड द मिरर होगा, रैप्ड होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। उसके बाद अपन ने यूजेस देख लिए थे, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो उसके अंदर अपन ने यूजेस के बाद जो किया था वो साइन कन्वेंशन था कि साइन
जो दिया जाता है डिस्टेंसेस को जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो ली जाती है उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है, कहाँ से डिस्टेंस मेज़र की जाती है। तो अपन जानते हैं कि पोल से डिस्टेंस मेज़र की जाती है, ऑरिजिन पॉइंट पोल को माना जाता है। क्रेस्टेशियन साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अपन ने पूरा स्टडी कर लिया था। इसमें हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होती है, रियल अगर इमेज बन रही है तो उसकी हाइट नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं पोल से तो सारी वैल्यूज़ कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो और ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस वाई एक्सिस की तरफ तो वो सारी कैसी वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव होगी। नीचे की तरफ जा रहे हो माइनस वाई एक्सिस की तरफ तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। उसके बेस पे फिर अपन ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, 1/f विल बी इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। उसके बाद अपन ने करा मैग्नीफिकेशन, जो आज ही का टॉपिक था, आपको पता है क्या है। m इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन को आप सिम्बलाइज अगर करें तो किससे सिम्बलाइज किया जाएगा, विद द m। मैग्नीफिकेशन m से सिम्बलाइज होगा और किसके इक्वल माना जाएगा, h डैश डिवाइडेड बाई h एज वेल माइनस v बाई u। यानी अगर आप रिलेशन किसके बीच में रख रहे हो, हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज के बीच में रख रहे हो तो h डैश डिवाइडेड बाई h, और अगर डिस्टेंस के बीच में आप रिलेशन शो करना चाहते हैं देन इट विल बी माइनस v बाई u हो जाएगा। अब चलते हैं, ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन, यानी वन पार्ट ऑफ द 10th चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। अब अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब अपन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में अपन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात करते हैं, यानी ये एक सरफेस मानते हैं जो कि दो मीडिया, वो भी कैसे है, ट्रांसपेरेंट मीडिया, उन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया को क्या करती है, डिवाइड करती है, अपार्ट करती है। तो इस डिवाइडिंग सरफेस पे अगर कोई रे क्या होती है, ऑब्लिक्यूली एंटर करती है फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो जब ये इस सरफेस पे आती है, डिवाइडिंग सरफेस पे, तो अपना जो इसका एंगल होता है या जो इसका पाथ होता है, उस पाथ से वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यानी अगर एक रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में एंटर करती है, वो भी कैसे, ऑब्लिक्यूली विद द एंगल, डेफिनेट एंगल से कोई अगर एंटर करती है, देन इट विल डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स पाथ इन दी अनदर मीडिया, यानी सेकेंड मीडिया में वो अपने फर्स्ट मीडिया के जिस पाथ पे चल रही थी उस पाथ से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स अपन यहाँ पर लेंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसलिए ही नज़र आते हैं क्योंकि स्टार्स से आने वाली जो रेज होती है वो अपनी एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती है, जिनकी डेंसिटीज़ जो होती है वो डिफ़र होती है, तो उनके बेस पे हम देखेंगे कि दो तरीके के मीडिया अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जिसकी डेंसिटी हाई होगी, जिसकी डेंसिटी लो होगी। जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसे कहा जाएगा डेंसर मीडिया, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे कहा जाएगा रेयरर मीडिया। और उनके अंदर जो रिफ्रैक्शन होगा, यानी आप जब दोनों को रिगार्ड करेंगे, दोनों मीडियाज़ को लेंगे, तो कंपैरेटिवली आप ये भी देखेंगे कि अगर डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया के अंदर कोई रे एंटर करती है तो क्या होता है, और अगर रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया में और डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया में अगर एंटर कर रही है तो फिर क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से रिफ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर भी अपन लॉज देखेंगे। फर्स्ट लॉ जो होता है वो वही होता है जो कि अपन ने रिफ्लेक्शन के लिए देखा था, कि जो ये एंटर कर रही है रे, उसको अपन क्या मानते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकंड जो इसके बाद ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल,
ठीक है। और जब ये मान लीजिए कि दो कंडीशंस अपने को लेनी है, मैं इसी के साथ एक दूसरी कंडीशन और आपकी ड्रॉ कर देती हूँ, स्मॉल बनेगी बट ठीक है। ये भी क्या है, नॉर्मल, और ये भी इंसिडेंट रे। मान लीजिए कि इसके अंदर अपन बात करते हैं, ये वाटर है और ये एयर है। यहाँ पर इसको अपन एयर मान लेते हैं ऊपर वाले मीडिया को, और नीचे मानते हैं सेकंड मीडिया को वाटर। दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडिया है, एयर भी और वाटर भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए आप क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा। वाटर इज अ डेंसर मीडिया देन दी एयर। ये डेंसर होता है, ये रेयरर होता है। इसमें अपर साइड में क्या है, रेयरर मीडिया है, और नीचे की तरफ डेंसर मीडिया है। तो क्या डिफरेंस होगा, रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा, यानी जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये जो एंगल बनेगा उसमें डिफरेंस आएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो रे होती है वो रिफ्रैक्ट क्यों होती है, रिफ्रैक्ट होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यानी जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में एंटर करती है तो वो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, जो डेंसिटी डिफरेंस आता है दोनों मीडियाज़ के अंदर, उस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से या डिस्टर्ब होती है, और उसका रीज़न होता है स्पीड डिफरेंस। यानी पहले वाले मीडिया के अंदर जो उसकी स्पीड थी वो सेकंड मीडिया में आते ही चेंज हो जाती है। कैसे होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से मीडिया से कौन से मीडिया में आ रही है। डेंसर से अगर रेयरर में जा रही होती है तो स्पीड हाई हो जाएगी, और रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड स्लो हो जाएगी। एक एग्जांपल अगर देखें कि आप सिटी क्रॉस करके हाईवे पे पहुंच रहे हैं और एक हाईवे क्रॉस करके सिटी में पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो ड्राइविंग स्पीड है वो वेरी करेगी। कैसे करेगी, अगर सिटी से अगर आप स्ट्रीट के अंदर से निकल के और हाईवे पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड हाई हो जाएगी। तो वैसा ही कंडीशन कुछ फर्स्ट वाले केस में आपको दिखेगा कि ये डेंसर मीडिया है, मींस इट इज़ अ सिटी, और ये रेयरर मीडिया आ गया, यानी एयर जो है वो रेयरर, यानी कि नेशनल हाईवे। तो आप जैसे ही सिटी से नेशनल हाईवे पर पहुंचेंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वैसे ही रे की भी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई। रीज़न क्या है, कॉलिजन। अगर डेंसर मीडिया होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडिया के वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो रे को ट्रैवल करते टाइम बहुत सारे पार्टिकल्स से कोलाइड होना पड़ता है, टकराना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो रेयरर मीडिया में जाता है, जैसे कि सिटी में आपको ड्राइव करना है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, आगे भी कार होगी, पीछे भी कार होगी, साइड में भी कार होगी, तो आपको बहुत संभल के चलाना पड़ेगा। हाईवे पे जाते ही इतनी ज़्यादा आपको क्राउड मिलती नहीं है, तो आप अपनी स्पीड को इजीली हाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा कि एयर में आने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, या डिस्टेंस जो होता है पार्टिकल्स के बीच का वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कोलाइडेशन जो होता है रे का वो कम हो जाता है, इसलिए स्पीड हाई हो जाती है। लेकिन इसकी अगर बात करें, जस्ट अपोजिट हो गया, यानी नेशनल हाईवे से वापस से सिटी में घुस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड थी उसको वापस से स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीड से रे आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो सिटी में एंटर कर रहा है यानी डेंसर मीडिया में एंटर कर रहा है, वैसे ही उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली cause behind the refraction is the change of the speed in the different in the रिगार्ड जो भी अपन ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मीडिया के अंदर जो वेलोसिटी होगी, उसकी स्पीड जो होगी वो डिफर हो जाएगी। तो वो जो चेंज आया है उसकी वजह से ही आपको रिफ्रैक्शन के जैसा फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब
यहाँ पर बात आती है कि जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाने की वजह से होगा क्या, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनना चाहिए था इसका वो बड़ा बनेगा, यानी ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये इस एंगल से जाना था इसको, लेकिन ये जो आई था और ये जो आर बनना था वो डिफर हो जाएगा अब, जो कि रिफ्रैक्शन में हुआ करता था, रिफ्लेक्शन में हुआ करता था कि आई विल बी इक्वल टू दी आर, वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि आर यहाँ पर क्या होगा, या तो बड़ा या फिर छोटा, किससे, आई से। लेकिन इसका एक और लॉ अपन पढ़ेंगे कि आई और आर में क्या रिलेशन होगा। अब यहाँ पर तो एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम हो गई ना, तो कम होने की वजह से आर का एंगल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आई विल बी, एंगल आई विल बी बिगर देन, बड़ा होगा किससे, एंगल आर से, और यहाँ पर एंगल आई विल बी स्मॉलर देन एंगल आर। ये रिलेशन तो किसके लिए है, जब डेंसर टू रेयरर में एंटर कर रही है, तो डेंसर से रेयरर में जाते टाइम एंगल आई जो होता है वो छोटा हो जाता है, किससे, एंगल आर से। जबकि ये वाली कंडीशन किसके लिए है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर में अगर मूव करती है कोई भी रे तो ये वाली कंडीशन अराइज होती है, जिसमें आपका आई जो होता है वो बड़ा हो जाता है, किससे, एंगल आर से। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि डेंसर से रेयरर में आने पर स्पीड हाई हो जाने की वजह से वो नॉर्मल से दूर की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, और रेयरर टू डेंसर में अगर वो एंटर कर रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। पहला जो आपका रूल है रिफ्रैक्शन का वो ये है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है, नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये रहा वो पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो पॉइंट कहाँ पर होता है, उस सरफेस पे जो दोनों मीडियाज को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। फर्स्ट लॉ ये। सेकेंड लॉ को कहा जाता है स्नेल लॉ, यानी स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द आई एंड आर। फर्दर ऑन अपन इसके बारे में बात करेंगे स्नेल्स को। तो इसमें क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर जो होता है उसका साइन, साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं। तो साइन आई और साइन आर अगर उनका रेशो लिया जाए, साइन आई और साइन आर का, तो उन दोनों का रेशो जो आता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। पहले वाले रिफ्लेक्शन के लिए अपन ने देखा था कि साइन आई विल बी द इक्वल टू द साइन आई नहीं, एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर। बट यहाँ पे अपन उसका क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर will be equal to a constant that is known as a second law of refraction. First law के अंदर incident ray, refracted ray and normal will lie on a same plane which will be situated at the surface of parting of both medias, यानी दोनों मीडियाज को अपार्ट करने वाली, अलग करने वाली सरफेस पे वो लाई करेगा, ठीक है, सेम प्लेन पे। और सेकेंड लॉ जो है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, उसे क्या कहा, उसका अगर स्टेटमेंट देखें तो साइन आई एंड साइन आर रेशियो विल बी अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को किसके थ्रू, एक ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो अपन देखेंगे। उसके लिए आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि रेयरर टू डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है और डेंसर टू रेयरर में जाते हैं तो क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।